Hello students, welcome to my channel. This is Silpa, and in today's video we will cover a very important concept of grammar which is very confusing and very much important. तो हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से जो टर्म है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हम करने वाले हैं, जिसमें कि डजन वाले कॉन्सेप्ट होंगे। सारे जितने भी डजन के कॉन्सेप्ट हैं सब डजन वाले कॉन्सेप्ट होंगे और मिलियन वाले कॉन्सेप्ट होंगे, सेंस वाले होंगे, पॉजिटिव डिग्री के होंगे और मेनी और से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। So again, these are not very much complicated, but these are confusing, and you can see one or two question in any examination of this. So this is very important topic. So we will start our lectures, and हमारा सबसे पहला जो concept आता है, कोशिश करेंगे कि हम without any structure sentence की help से कॉन्सेप्ट को सीखें, सो दैट आगे हमें रूल्स या स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ना पड़े, तो हम सेंटेंस की मदद से ही सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास मेनी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट इज मेनी अ मैन एंड सेकंड इज मेनी मैन। इसमें हमें पता चला कि ए के साथ हमने मैन को लिखा है, मतलब हमने इसको सिंगुलर बनाया है। हमने यहाँ मेनी के साथ मेन्स लिखा है, मतलब इस वाले यूनिट को हमने प्लूरल बनाया है। तो व्हाट इफ हियर इज सिंगुलर एंड व्हाट इफ हियर वी यूज प्लूरल। तो अगर हमें कोई भी जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर फॉर्म में दिखे, तो ऑब्वियसली हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो इसमें लिखा कि मेनी अ मैन हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि हमने अ मैन लिखा तो यहाँ हैज ट्राइड का यूज किया, न कि हैव ट्राइड का यूज किया, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द वर्ब सिंगुलर। एंड इन अनदर सेंटेंस हमने यहाँ इसे प्लूरल फॉर्म में लिया है। This is plural number, so this is in plural form. तो हमने यहाँ have का यूज किया है, have tried to solve this problem. Means हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हम many के साथ a नाउन का यूज करते हैं तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि एक के लिए हमेशा हम सिंगुलर को प्रेफर करते हैं। और अगर मेनी के साथ हमें प्लूरल दिया हुआ हो तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं मेनी के साथ। दीज आर नाउ क्लियर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में वन ऑफ के साथ, ईदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ एंड सब के साथ जिसके साथ ऑफ लगता है, हम आगे में जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, you have to remember. So this is very important question. This is very important concept from the point of view of your examination. So next है 3 नंबर। मोर देन वन के साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं। मोर देन वन के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे। हैज अप्लाइड का हमने यूज किया है। कभी भी मोर देन वन की बात आए, मोर देन वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड, ओके।
तो वन का यूज करने की वजह से हमने यहाँ भी इसे सिमिलर रखा, कैंडिडेट को भी सिमिलर रखा, और वन कैंडिडेट की वजह से हमने वर्ब भी क्या ली, वर्ब भी हमने सिमिलर ली। अगर आप कनेक्ट करके सीखोगे तो यू विल रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टाइम। तो हमने यहाँ वन के साथ, जो कि ये सिंगुलर है, कैंडिडेट को भी सिंगुलर लिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हमने इसे भी सिंगुलर लिखा है। अगला कॉन्सेप्ट है अ नंबर और द नंबर का, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अ नंबर के साथ, अ नंबर इज व्हाट, ए इज नॉट डिफाइंड, दिस इज indefinite article, this is indefinite. Okay, so here indefinite में we always use what, plural form। जो चीज indefinite होती है तो हम उसमें plural का यूज करते हैं। और the number of candidates, मतलब here the number is assured, नंबर क्लियर है कि कितने नंबर हैं, the number means defined है, the number of candidates, that we have taken here is the singular verb. Okay, so I hope guys you are getting my point, and the next concept हम लेते हैं, किस पे based है, this is based on tense verb। what is tense verb? टेंस वर्ब के साथ एडजेक्टिव फॉर्म का यूज, जिसमें टेंस का क्या आता है, टेंस मतलब होता है लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, सीन, अपीयर। तो वी जनरली यूज एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब व्हेन डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट। मतलब कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें से कोई भी चीज आए, टेंस वर्ब आए, अगर मान लो लुक दिया है, तो इसके साथ इसको डिफाइन करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ना कि एडवर्ब का यूज करेंगे। जनरली अगर हम लोग किसी भी वर्ब को लिखते हैं, तो किसी भी वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब का यूज होता है हमेशा से। तो हम जैसे लिखे कम, तो कम लिखा मैंने और यहाँ लिखा फास्ट, so this is an adverb fast, but here when we talk about the sense verb में हमेशा हम इसके साथ किसका यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव फॉर्म, which is very important one। जैसे कि हमने यहाँ लिखा the food tastes deliciously, तो हमने taste is what, taste is the tense verb, तो वी हैव टेकन हियर डिलीशियसली, इसलिए ये गलत होता है, दिस इज एडवर्ब, दिस इज एन एडवर्ब, तो हमने इसे गलत किया है। हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट कि जब हम टेंस वर्ब को पढ़ते हैं तो हम उसमें हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म को सही मानते हैं। जैसे नेक्स्ट वन है कि शी लुक beautifully, no, this is incorrect, to she look beautiful, this is correct। okay, और दो तीन एग्जाम्पल here is for you कि लुक के साथ हमने एडजेक्टिव लिया और अपीयरेंस को दिखाने के लिए, लुक एट के साथ ऑब्जेक्ट लिया, डायरेक्टिंग आवर आईज टुवर्ड समथिंग। जैसे कि हमने लिखा लुक वर्सेस लुक एट, लुक इज अ टेंस वर्ब एंड लुक एट मतलब कि लुक के साथ हमने किसको जोड़ा, एट को जोड़ा। तो यहाँ हमने बताया था कि किसी भी वर्ब को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सेंस वर्ब को डिफाइन करने के लिए ये एडवर्ब का यूज ना करके एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन वही हमने लुक एट का यूज किया है, लुक एट के बाद हमने मी का यूज किया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो लुक एट मी, ही शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, तो इसमें हमेशा हम एट का यूज करेंगे। ओके, तो अगला क्या है, अगला
feel plus adjective. This is also sense verb. तो सेंस वर्ब में हम फील के साथ टायर्ड लिखेंगे, एडजेक्टिव को लिखेंगे, ना कि एडवर्ब को लिखेंगे. दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. तो व्हेन यू फील मीन्स टचिंग, एग्जामिनिंग समथिंग, एंड एडवर्ब कैन मॉडिफाई द एक्शन. ही फेल्ड द क्लॉथ केयरफुली. हमने यहाँ फेल्ड को डिफाइन करने के लिए केयरफुली तो लिखा, लेकिन इसके साथ एक नाउन को एडजस्ट कर दिया, एक नाउन को कनेक्ट किया. तो ये बता रहा है कि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द क्लॉथ, कपड़े को, केयरफुली. ओके, तो उसने कपड़े को केयरफुली महसूस किया, उसने कपड़े को केयरफुली देखा. तो इसमें हम यहाँ पे एडवर्ब फॉर्म का यूज कर सकते हैं जब हम किसी को कनेक्ट कर दें. डायरेक्ट हम इसके साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, न कि एडवर्ब का. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा स्मेल. दिस इज ऑल्सो सेंस वर्ब. तो इसके साथ हम स्वीट का यूज करेंगे, ना कि स्वीटली का यूज करते हैं. जनरली जो एडवर्ब होते हैं उसमें हम एलवाई से पहचान करते हैं, जिससे अंत में एलवाई हो वो एडवर्ब में जाते हैं. But again, it is not mandatory that all ly form is in adverb. हम एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. नाउन और प्रोनाउन के मॉडिफायर को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और एडवर्ब इज अबाउट ly. बट अगर हम यहाँ पास्ट लिखें तो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब, not adjective. This is adverb. Okay, past is an adverb and adjective form. तो हम यहाँ ly के यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पास्टली जैसी कोई चीज इंग्लिश ग्रामर में होती नहीं है. पास्टली इज रॉन्ग. पास्ट इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि आफ्टर, यानी कि इसके बाद, लुक के बाद, फील के बाद, स्मेल के बाद, टेस्ट के बाद, साउंड, सीम, अपीयर, हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना किसी एडवर्ब का यूज करते हैं. किसी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है. एंड वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वांट टू डिस्क्राइब, आई वांट टू शेयर विद यू इज the concept of uncountable noun. What is the scenarios of uncountable noun? कि uncountable noun हम कभी भी लिखते हैं तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता. uncountable noun के साथ हम a और an का यूज नहीं करते हैं. uncountable noun के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. और क्या चीजें होती हैं, जैसे कि हमने लिखा कि these are uncountable noun, और इसे आप प्लूरल फॉर्म में लिख नहीं सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जिस फॉर्म में होते हैं इसी में लिखे जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, ओके, बिजनेस, mischief, weird, stationary, these are all what? These are uncountable noun. Knowledge, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. और याद रखें कि these uncountable noun को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं. these are in the form, always in the same form. जैसे कि scenery, poetry, advice, business, mischief, bread, stationery and knowledge. These are all uncountable nouns. You must remember, because this is very important concept of uncountable noun. कि इसके साथ अगर हमने लिखा
कि most of और plus the uncountable noun, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमने ए और एन इनडेफिनिट का यूज नहीं करना है। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, और अगर यहाँ काउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ओके, दिस इज अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, जो आपको पता होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट इज व्हाट? अगला कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू रिमेन एंड स्टे। रिमेन या स्टे के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव। आफ्टर रिमेन स्टे वी यूज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ कंडीशन। जैसे रिमेन्ड के साथ हमने साइलेंट लिखा, साइलेंटली तो यूज नहीं किया है। और ही स्टेड काम, न कि कामली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूव के साथ भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। द डिसीजन प्रूव्ड डिफिकल्ट, द मेथड प्रूव्ड इफेक्टिव, दीज आर ऑल एडजेक्टिव। तो प्रूव के साथ हमने एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया, एडजेक्टिव फॉर्म का यूज किया है। ओके, तो प्रूव के साथ, रिमेन और स्टे के साथ, टेंस वाले वर्ब के साथ, सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। टर्न के साथ भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। कि व्हेन टर्न मीन्स बिकम, जैसे कि द लीफ टर्न येलो, पत्तियां येलो टर्न हो गई, मतलब कि येलो में बदल गई, वो बन गई। तो इसमें हमेशा हम किसका यूज करेंगे? इसमें हमेशा हम एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। टर्न येलो एंड हिज फेस टर्न रेड। रेड इज एन एडजेक्टिव, येलो इज एन एडजेक्टिव। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने किसका यूज किया? एडजेक्टिव का यूज किया। रिमेन, स्टे, प्रूव, टर्न, दीज आर ऑल वर्ब जिसके साथ आपको उसका यूज करना है, एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करना है। नियर और नियरली, नियर वर्सेस नियरली। नियर का मतलब क्लोज एंड नियरली का मतलब ऑलमोस्ट। तो कम नियर मी मतलब मेरे पास आओ, एंड आई एम नियरली फिनिश्ड, मैं फिनिश्ड ही करने वाली हूँ। आई एम नियरली फिनिश्ड, ये तुरंत फिनिश नहीं होने वाला है। उसमें हम नियरली मतलब ऑलमोस्ट होता है एंड नियर मतलब क्लोज होता है। दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगला हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, यूनिट के बारे में। व्हाट इज यूनिट? यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव का यूज होता है। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। हमें पता नहीं होता है कि कहाँ हम रुपीज का यूज करें, कहाँ हम रुपी का यूज करें, कहाँ हमें ईयर का यूज करना है, कहाँ ईयर्स का यूज करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि नंबर के साथ यूनिट आए और प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म आए, तो व्हेन अ नंबर unit is used before a noun as a compound adjective, so the unit remains singular। जैसे कि हमने जब a का यूज किया 5 के साथ, हमने a का यूज जब 5 के साथ किया तो हम ईयर ओल्ड बॉय को लिखेंगे, न कि ईयर को लिखेंगे। ये गलत हो जाएगा। अब 5-year-old boy, this is right sentence। A 10 kilometer long road, this is the right sentence। जब हमने A को यहाँ मेंशन किया तो हम यहाँ S को यूज नहीं कर सकते हैं, ये सेंटेंस को गलत बनाता है। ओके, जब नंबर हो यानी 5, यूनिट है मतलब ईयर हो गया, एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अ 5-year-old boy, a 10 kilometer long road, these are
important and these are very asked question. दूसरा क्या है, नंबर के साथ हमने यूनिट व्हेन यूज्ड नॉर्मली, यूनिट को नॉर्मली रूप से जब हम नंबर के साथ यूज करते हैं, जैसे कि हमने लिखा नॉर्मली किसी की बात नहीं हो रही यहाँ की इज 5 years old, हमने यहाँ डिफाइन किया था कि एक जो 5 साल का लड़का है, यहाँ है कि ही इज 5 years old। जनरली हम जब बोलचाल की भाषा में लिखते हैं तो हमने यहाँ नंबर लिखा 5 और उसके साथ इयर्स ओल्ड का यूज किया। दिस इज इन नॉर्मल सेंटेंस में हम ऐसा ही यूज करते हैं, नंबर प्लस यूनिट को। एंड अगला क्या है, द रोड इज 10 किलोमीटर लॉन्ग। रोड के बारे में जनरली बताया जा रहा है कि जो रोड है वो 10 किलोमीटर लॉन्ग है। कंपेयर ही इज 5 years old, दिस इज राइट, and he is a 5-year-old boy, this is also right, I hope you got my point। and third number जो हमारा है, जो है related to number, unit, adjective, no plural unit। मतलब जब भी हम इस तीनों कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, नंबर, यूनिट एंड एडजेक्टिव, तो ऑलवेज यूनिट भी इन सिंगुलर फॉर्म नॉट प्लूरल फॉर्म। जैसे 5 year old, 10 foot long, 6 inch wide, 20 kilometer long distance, 3 month old and 2 hour long। हमने क्या किया, सभी यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में रखा है, ना कि प्लूरल में। एंड इट इज अ 3 month old boy, दिस इज सेंटेंस जो कि सही है, 3 month old boy। अगला हमारा क्या है, अगला है कि हम मंथ को नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखेंगे, मंथ को लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा कि नंबर के साथ जब यूनिट आए और उसके साथ एडजेक्टिव आती है तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट का यूज करेंगे, सिंगुलर यूनिट का यूज करेंगे। ओके, हमेशा तो यूनिट क्या होगी, यूनिट हमेशा क्या होगी, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले पे जाने से पहले हम ये सीखेंगे कि नाउन के साथ अगर यूनिट आती है, नाउन के साथ अगर यूनिट आती है और ये जो यूनिट होती है वो सफिशिएंट होती है। सफिशिएंट का मतलब क्या, कि ऐसा यूनिट जो डिफाइन कर दे सिर्फ यूनिट से कि किसकी बात हो रही है। जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा, जैसे कि हमने मान लो लिखा आई हैव 10 rupees, I have 10 rupees। Here, what is the concept? कि rupee is defining कि we are talking about currency. This is sufficient unit। Means आप यूनिट को देखकर पहचान लो कि ये किस बारे में बात हो रही है, तो दिस इज सफिशिएंट यूनिट। और सफिशिएंट यूनिट को हमेशा हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। यूनिट किस फॉर्म में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो याद रखना है कि कभी भी नाउन के साथ यूनिट सफिशिएंट फॉर्म में आए तो यूनिट विल बी प्लूरल। ओके, और कभी भी अगर यूनिट इनसफिशिएंट फॉर्म में आए, यूनिट क्या हो, इनसफिशिएंट फॉर्म में हो, जहां हमें यूनिट को देखकर पता नहीं चल रहा है कि किस चीज की बात कर रहा है। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा 5 dozen, 5 dozen, तो हमें डजन को देखकर ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हम किसके डजन की बात कर रहे हैं।
So this is insufficient unit. This is insufficient unit. So here we use singular form. जब insufficient unit होती है तो हम singular form का यूज करते हैं, और जब sufficient unit होती है तो उसके साथ हम plural form का यूज करते हैं। हम एक सेंटेंस को भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिखा I have 10 डजन, आई हैव 5 डजन, तो इसको देखकर पता नहीं चल रहा है कि 5 डजन तो किस चीज की बात हो रही है। दिस इज नॉट सफिशिएंट यूनिट, दिस इज इनसफिशिएंट यूनिट। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल का नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर को यूज करेंगे। अगला देखो, हम लोग आगे आने वाले थे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ वाले पे डजन पे। डजन हम लोगों को सीखना था कि डजन आफ्टर एन एग्जैक्ट नंबर क्या होता है। डजन आफ्टर एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर जैसे कि हमने लिखा 5 और फिर हमने डजन को लिखा, तो जब भी अगर हम 5 के साथ डजन तुरंत लगाते हैं विदाउट एनी एडिशन इन बिटवीन, तो 5 के साथ डजन जैसे 2 डजन एग, 5 डजन बनाना, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। 5 डजन बनाना, 2 डजन एग, दीज आर इन प्लूरल फॉर्म, so this is right। 2 डजन का यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूनिट को सिंगुलर रखेंगे और इस वाले को प्लूरल रखेंगे। ये वाला हमेशा मेरा क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। 2 डजन, 5 डजन। ओके, अगला क्या है? सेम पैटर्न है कि 3,300 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को हमने क्या रखा? प्लूरल रखा, लेकिन इस वाले यूनिट को हमने क्या रखा? इस वाले यूनिट को हमने सिंगुलर रखा। क्यों रखा? बिकॉज दिस इज अगेन, दिस इज द इनसफिशिएंट यूनिट, कि हमें 100 को देखकर पता नहीं चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम 100 रुपीज की बात कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या 100 स्वीट्स की बात कर रहे हैं, 100 पीपल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? 100 इज नॉट डिफाइनिंग, सो वी पुट हियर द यूनिट सिंगुलर नॉट प्लूरल। दिस इज इनसफिशिएंट। अगेन 1000 के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो जब भी इनसफिशिएंट होती है तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। 6 मिलियन डॉलर, यहाँ 6 मिलियन डॉलर, दिस इज करेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? डजन के साथ हम ऑफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डजन के साथ जब हम ऑफ लिखते हैं तो हमेशा हम डजन ऑफ लिखेंगे। जैसे डजन ऑफ, कभी भी ऑफ जुड़े अगर यूनिट के साथ तो हम क्या लिखते हैं? एस का यूज करते हैं। डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, डजन्स ऑफ पीपल वर वेटिंग। डजन का यूज हम हमेशा एग्जैक्ट यूनिट के पहले करते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट जो है वो बाद में आ रही है। जैसे कि हमने अगर लिखा 5 डजन, तो यहाँ हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस में ऑफ के साथ अगर डजन का यूज करते हैं तो हमेशा एस का यूज होगा। डजन ऑफ पीपल वर वेटिंग, डजन ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार। अगला है अ 5 year old और a 10 year old and 10 years old। ये हमने देख लिया है कि he is a 10 year old boy और he is 10 years old। Okay, and this is our concept कि about 5 feet और 5 foot। हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि फूट का यूज करें या फीट का यूज करें। So here I am going to clear you this कि this classic adjective trap जिसमें कि हम 5 feet tall जब किसी का स्ट्रक्चर बताना होता है, जब किसी के, जैसे यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि he is 5 feet tall, वो जो लड़का है वो 5 feet tall है, मतलब कि
उसके लंबाई के बारे में बात हो रही है. तो here we have used what? We have used feet. And he is a 5 foot tall boy. A man. Means I am describing about the man. He is a 5 foot tall man. He is 5 feet tall. He is a 5 foot tall man. I hope guys you are getting my point. So 5 feet tall नहीं 5 foot tall का यूज होगा और यहाँ हम 5 के साथ feet का यूज करेंगे. So I'm done with all my concepts. So I hope you have enjoyed this video. Because I have taken very confusing concepts and also again very important one. So do revise all the concepts again and again so that you can recall easily in the examination. And if you found this video helpful, do like, share and subscribe. Bye bye and take care.